कैसे हो दोस्तों? ठीक होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। और आप लोगों की तैयारी अच्छी से चलती होगी। और मेंस आप लोग जो लिख रहे हैं, चलिए उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग पीटी की भी तैयारी साथ साथ करते चलिए, जिनका जो मेंस नहीं दे रहे हैं। और हमारा दो चैनल है यूट्यूब पे, एमएम ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर। दो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल्ली वॉचिंग कीजिए, पूरा मस्त होके देखिए। आप लोगों को जहां समझ में नहीं आए, आप लोग मैसेज कीजिए और उसका हम जरूर आप लोगों की समस्या का जो है ना, हम निवारण करेंगे। चलिए, यह रहा आज हमारा क्या टॉपिक। वॉरेन हेस्टिंग 1732 से 1818 ईस्वी तक। परिचय व प्रोफाइल। जन्म इनका कब हुआ था? 6 दिसंबर 1732 को इंग्लैंड के चर्चिल ऑक्सफोर्ड, ठीक ना, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैरियर इनकी 1750 के राइडर के रूप में इन्होंने जो है ना उसमें नियुक्ति ली थी। इनका भर्ती हुआ था और फिर बंगाल बिहार में इनकी नियुक्तियां जो है ना, दो जगह, पहले बंगाल में आए फिर बिहार में आए। धीरे धीरे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पैर पसारने लगी थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 1765 में इंग्लैंड इनकी वापसी हो गई थी और 1759 में फिर भारत लौटे थे ये। मद्रास 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1773 से 1785 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद 1773 1773, समझ रहे हैं आप लोग? तो यही चीज है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 22 अगस्त 1818 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी समग्र पहचान क्या थी? कंपनी राज के संस्थापक प्रशासकों में अग्रणी, न्याय, राजस्व व राजनीतिक ढांचे में काफी विवाद के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रेवेन्यू जो है ना, पद्धति इन्होंने ही लाई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही। नून कोमर, रोहिल्ला खंड, चैतन्य सिंह, अवध, बेगमात के कारण इनकी आलोचना का भी केंद्र ये काफी रहा है। आइए अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बक्सर जो युद्ध है 1764 में हुआ था। के बाद क्या हुआ था? दीवानी अधिकार 1765 में से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व अधिकार जो है ना मिल गया था। इन अधिकारों के व्यवहारिक प्रशासन को बदलने का जिम्मा जो था ना, इन्हीं के अंदर आ गया था। समझ रहे हैं आप लोग? और ये बड़ा कार्य जो है ना, कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, साहब ने किया था। समझ रहे हैं? और देखिए, जहां कानून कहा जाएगा वहां पे कर्नवालिस साहब को लाएंगे और उनका कर्नवालिस कोड दिखाएंगे लिखने के लिए। चलिए, आप लोग हमारा और लेक्चर देखिएगा तो उसमें सब कुछ बताया गया है। आप लोग देखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। समझिएगा तो निकल जाइएगा, पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि अगर थोड़ा भी घूट ट्विस्टेड कर दिया ना क्वेश्चन, तो वहीं आप लोग वही लिखना है, लेकिन आप लोग नहीं लिख पाइएगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और अन्य प्रेसिडेंसी मद्रास, बॉम्बे पर भी उसकी प्राथमिकता स्थापित की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता बनाई गई। इस नए संवैधानिक ढांचे के जमीन पर चलवाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है, या दिया जाता था, या दिया। अभी अब तो अलग कानून हो गया, हर चीज व्यवस्था अलग हो गई ना, तो उस टाइम में दिया जाता था, लिखिएगा लो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में इनका क्या? राजस्व व्यवस्था में, रेवेन्यू में क्या था? 1772 की योजना क्या थी? प्लान ऑफ 1772 क्या था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता का गठन हुआ था। किस जिलों में कलेक्टर की नियुक्ति होने लगी? दीवानी वसूली से कंपनी को जो है ना नियंत्रण में लाया गया था, अपने अंदर अधीन कर लिया गया था। 5 वर्षीय, समझ रहे हैं आप लोग? क्यों जो है ना, इसमें एक जैसे जो राजा जैसे होता था ना, एक किंग टाइप का, उसी हिसाब से ये लोग एक क्या किए, अपना ये काम स्टार्ट किए। और एक तरह से ये इन्होंने ठेका भी शुरू किया था, लेकिन पर भ्रष्टाचार क्या था, अनियमितताओं के से ज्यादा बढ़ने लगा था। पर ये 1773-74 में नियंत्रण है तो क्या किए थे? काफी इन्होंने बदलाव कर दिया था। वॉरेन साहब ने क्या किया था? बदलाव कर दिया था। क्या? प्रांतीय राजस्व परिषदों में प्रोविंशियल काउंसिल को जो है ना, इन्होंने लगा था उस टाइम में, इन्होंने चेंज करने के लिए प्रांतीय राजस्व परिषद। और उसके बाद से ये एक क्या हुआ था, ये प्रोविंशियल जो है ना,
काउंसिल्स को इन्होंने स्थापित भी किया और राष्ट्रीय परिषदें स्थापित की ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी और इसको और पारदर्शी तौर पे और ट्रांसपेरेंसी रूप से जो है ना विजिबिलिटी देखा जा सके कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इसी के लिए। समझ गए आप लोग, दूसरी कोई बात नहीं है। और इसको और क्या किया जाए, पारदर्शिता करके और भ्रष्टाचार को कम किया जाए और इसको जो है ना बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए, ईमानदारी बढ़ाई जाए, करप्शन को खत्म किया जाए, मिटाया जाए, ताकि कहीं जो है ना घूसखोरी रिश्वतखोरी, जो जानते हैं उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में माल भी गबन कर दिया जाता था, कच्चा माल चुरा के बेच दिया जाता था, समझ रहे। तो भ्रष्टाचार शुरू से ही है महाराज, आप लोग ये मत बोलिएगा कि भ्रष्टाचार अभी नयापन पर है। बोले हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी उठा के देखिएगा ना, आगे आते हैं ऋग्वेद आइएगा, जनपद में आइएगा, तो पहले गायों की चोरी होती थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो शुरू से आ रहा है, जानते हैं विनिमय एक्सचेंज जब से लागू हुआ तब से चोरी लागू हो गई। एक्सचेंज जहां से आया चोरी वहीं से आई है, याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं। 1781 के बाद पुनः संरचना, समझ रहे हैं, व्यवस्था को सरल करते हुए कलेक्टर प्रणाली को अधिक व्यवस्थित रूप से पुनर्स्थापित किया गया और शीर्ष स्तर पर राजस्व पर्यवेक्षण को और मजबूत किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 कर्नवालिस के काल में हुआ। हेस्टिंग्स ने उसकी जमीन तैयार की थी, पर अस्थाई बंदोबस्त के ये जनक नहीं थे। हमेशा याद रखिएगा, लोग आप लोगों को पहले ही बोल दिया हूँ, इसी में दुविधा में डाल के एग्जामिनर निकल जाएगा, अब आप लोग फंस के रह जाइएगा। लिखना है कर्नवालिस के बारे में तो लिखिएगा हेस्टिंग्स साहब के बारे में, लिखना है इनके बारे में तो लिख जाइएगा उनके बारे में, इसी में फंस जाइएगा आप लोग। देखिए एग्जामिनर ना दिमाग से क्वेश्चन सेट होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस बार आप लोग पीटी देखे थे ना कैसे आया था, एक लड़का से बोले ना कि जो है ना आगे आने वाले टाइम में अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर देगा यूपीएससी, सिलेबस चेंज कर देगा। बोले भाई सिलेबस नहीं चेंज करेगा, जो जैसे 1 2 3 4 किया था ना, अब क्या करेगा 1 2 3 कर देगा, ABC कर देगा उसमें। अब उसमें 2 3 रहेगा उसका आंसर, वो का नहीं रखेगा, समझ रहे हैं। पहले 50-50 रखता था, अब 75-25 का रख देगा, समझ रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा, कभी चारों रख देगा, ऑल सभी, समझ गए आप लोग। एग्जाम देखिए, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोगों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर आपका लक सही रहा, जो पढ़ के गए जिस हिसाब से तैयारी है, क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ गया, लक सही नहीं रहा तो चले गए तेल बेचने। जानते हैं लोग मेंस लिख के इंटरव्यू देके जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका पीटीए इस बार नहीं हुआ, तब क्या कीजिएगा बताइए ना, वो ज्यादा पढ़ाकू थोड़ी है। यही चीज होता है, यूपीएससी क्या है, एक तरह से गेम है, तो गेमलर चेंजर बनिए आप लोग, समझ रहे हैं, खेलिए, समझ रहे हैं आप लोग, मैनिपुलेशन सीखिए, क्वेश्चन का ट्रिक पकड़िए, अपना इंसाइट डेवलप कीजिए। और आइए इसके साथ आगे चलते हैं, क्या देखते हैं। सदर दीवानी अदालत अपीलीय कलकत्ता में फौजदारी निजामत अदालतें, काजी, मुफ्ती आदि पारंपरिक ढांचे के साथ साथ ये कंपनी की एक निगरानी के तौर पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 के बाद सुप्रीम कोर्ट बनाम काउंसिल की टकराहट से सीमांकित जो है ना किया गया। आधिकारिक क्षेत्र स्पष्ट इसमें क्या हुए थे, हो गए थे, सारा साफ दिख रहा था, समझ रहे हैं। कानूनी ज्ञान का संरक्षण, कोड ऑफ क्या दिए देंगे, जिंटो लेनिसिस और 1776 जैसी संहिताओं, अनुवादों को बढ़ावा मिला था। संस्कृत फारसी विद्वानों का संरक्षण क्या था, ओरिएंटलिस्ट के तौर पे जो है ना इसका रुझान था। और ये जेंटो लॉज क्या था, ये सब समझ रहे हैं आप लोग, ये कोड ऑफ जेंटो लॉज, इसके संरक्षण के लिए 1776 में किया गया था ये, समझ रहे हैं आप लोग, इस संहिताओं को लागू करने के लिए 1776, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा, गवर्नर जनरल की काउंसिल, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या था इस टाइम में, फ्रांसीसी आदि के साथ साथ इसमें क्या हुआ था, काफी मतभेद हुआ था, तीखे मतभेद, मतलब नुकीला टाइप का, मैंने एकदम आर या पार वाला, डू और डाई, करो या मरो,
जिस तरह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो नारा दे दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरह का नीति सततता बनाए रखे थे इन लोगों ने। ये कर्नावाली साहब भी थे। सैन्य लॉजिस्टिक्स के सुदृढ़ किया था, विशेषकर 1780 से 84 के संकटों में। कूटनीतिक युद्ध व क्षेत्रीय राजनीतिक में क्या देखेंगे? रोहिल्ला खंड युद्ध 1774 से 75 में अवध नवाब सजाउद्दौला के साथ समझौता के तहत रोहिल्लों के विरुद्ध सैन्य अभियान, आलोचना, अनुचित हस्तक्षेप, कठोरता के आरोप के बाद यह क्या था, इम्पीचमेंट के मुद्दों में शामिल हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से और 82 तक हुआ था, 1782 तक। सूरत संधि 1775 में शुरुआत हुई थी। मराठा युद्ध कला में ब्रिटिश दखल लंबा युद्ध रहा था, काफी समय से, काफी टाइम से ये जो है ना मराठा युद्ध चला, समझ रहे हैं आप लोग। अब जब युद्ध लंबा युद्ध चला तो इसके बाद से हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, अब युद्ध जो है ना युद्ध बंदी करना जरूरी है, अगर आप बंदी नहीं कीजिएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। फिर उसके बाद क्या हुई थी, सलबाई की संधि इसी टाइम में हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग, 1782 में। सलबाई की संधि से लोग पूछ दीजिएगा ना तो लोग नहीं बता पाएगा मराठा युद्ध का क्या तात्पर्य है, लोग नहीं बताएगा। इसी युद्ध से विराम हुआ, जानते हैं, कंपनी को शांति मिली और कुछ रियायतों पर निर्णायक विजय नहीं हुई थी, कुछ रियायतों पे, समझ रहे हैं आप लोग, निर्णायक विजय नहीं हुई थी। और ये क्या था, यथास्थिति बहाली जैसे परिणाम क्या हुआ था, ये तय हुआ था कि भाई जो है ना अब हम क्या करेंगे। तो उसी टाइम में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में। टीपू हैदर अली संदर्भ में थे उस टाइम में, वो लोग था, लोग दोनों आदमी, समझ रहे हैं, जिसको मैसूर ऑफ टाइगर कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज। मद्रास मोर्चा पर संकट के समय हेस्टिंग्स ने त्वरित सैन्य सहायता, वित्त, सैनिक आपूर्ति का कुशल समन्वय किया। कई मोर्चों पर रक्षात्मक संतुलन कायम भी रहा। अवध, बनारस व चैत्र सिंह 1781 में बनारस के राजा चैत्र सिंह से के अतिरिक्त सैनिक राजस्व जो है ना मांग काफी बड़ी थी। विद्रोह दमन कठोर माना गया था। अवध की बेगमात से धन संग्रह किया जाता था। जायदाद जब्ती के विद्रोह, कठोरता, अनुसूचित आरोप जो है ना लगा के ये क्या होता था, कठोरता, अनुसूचित दबाव के चर्चित मामले जो थे, इसको बाद में इम्पीचमेंट का ये जो है ना एक केंद्र बन गया था। अर्थव्यवस्था व कंपनी हित, राजस्व संग्रह की दक्षता बढ़ाने पर जोर, किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़े थे, इसके परिकल्पना भी नहीं किया था लोगों ने कि इतना बोझ पड़ेगा। और स्थानीय ठेकेदार तो थे ना, मध्यस्थों की वजह से काफी शोषण हो रहा था उस टाइम में, समझ रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, और शोषण होगा ही, जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे के अधीन काम कीजिएगा, कार्य कीजिएगा तो कैसे शोषण नहीं होगा, वो जिस हिसाब से चाहेगा करेगा। इस पर लगातार पुनः संरचनाएं करने की जो है ना बात की जा रही थी। देखिए शोषण इसलिए होगा कि जो मध्यस्थ बीच में बिचौलिया होगा ना, वो भी अपना इंटरेस्ट रखेगा, जहां से जो चीज चल रही है वहां से खुद अगर वो कॉस्टली आ रहा है तो आप खरीदिएगा तो उस पर डबल होगा। मार्केट में जाइएगा तो पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इकोनॉमिक के रूल से जोड़िए इसको, फिर डिमांड वाला सप्लाई चेन से लाके जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या दिक्कत है। लिखिए, आप कितना लिखिएगा। व्यापार, मोनोपोली, ओपिनियन नीति जैसी संवेदनशील धाराओं में कंपनी हित की प्राथमिकता जो है ना एक विवाद के रूप में भी चल पड़ी थी। आर्थिक अनुशासन, व्यय संयम, फौजी आपूर्ति व नकदी प्रवाह का प्रबंधन, संकट काल को प्रशासन जो है ना चलाए रखा था। अब ज्ञान, संस्कृति व ओरिएंटलिस्ट संरक्षण किस हिसाब से इन लोगों को मिला गया था। भारतीय ग्रंथों के अनुवाद, अध्ययन के बढ़ाव व देना, और साथ साथ जैसे कोड ऑफ जेंटोलॉज, ठीक ना, क्या है, भगवद्गीता, शास्त्रीय साहित्य के अनुवाद में परियोजनाओं का संरक्षण करना, तो ये सब चीजें हैं। फारसी, संस्कृत पंडितों व भारतीय दफ्तरी परंपराओं को संस्थागत रूप से बढ़ावा देना। बाद में विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में आए, इनकी एक एशियाटिक सोसाइटी जैसी पहलों का अनुकूलन वातावरण इन्होंने बना दिया था। और विवाद, आलोचनाएं व इम्पीचमेंट में क्या देखेंगे, नंद कुमार मामला क्या देखेंगे 1775 में। जालसाजी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं आप लोग, जब
एलाइजमा इम्पी द्वारा फांसी, हेस्टिंग्स पर राजनीतिक प्रतिशोध की नैतिकता आरोप को लगाते हुए कि कानून रूप से अदालत ने सजा नहीं दी है, बल्कि वारन हेस्टिंग्स साहब ने जो है ना इन पे आरोप लगा के और बोल रहे हैं भाई इसको फांसी जल्दी चढ़ाओ, ठीक ना, ये ज्यादा बकबक कर रहा है, इसको चढ़ाना जरूरी हो गया, इसलिए बोल बहुत रहा है, समझ रहे हैं, आजा कुछ नहीं रहा है, आगे आगे कर रहा है, तो भाई लाओ इसको डालो अंदर। तो वही इस करके फांसी पे चढ़ाया गया। पर प्रशासनिक सियासी, समझ रहे हैं लो आप लोग, छाया हेस्टिंग्स पर ये भारी पड़ गया था। रोहिला खंड, चेत सिंह, बेगमत ए अवध अनुचित कठोरता स्वार्थ के आरोप में थे। इंपीचमेंट 1700 क्या था, 88 से 1795 में क्या इम्पीचमेंट हुआ था ये? एडम बर्ड आदि ने ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया। लंबी सुनवाई के बाद उन्होंने बरी हुए, एक्वेटेड हुए, पर सार्वजनिक छवि में द्वंद्व बना रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही चीज है। कानून प्रशासन पर दीर्घकालिक प्रभाव, लीगेसी क्या हुआ, इसका लीगेसी के हिसाब से क्या देखेंगे हम लोग। कंपनी राज के प्रशासनिक ढांचे की नींव, राजस्व, दंडाधिकारी, दीवानी, न्याय, अभिलेख प्रणाली, उच्च नैतिकता, ये क्या था, समन्वय था, आपस में मिला हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के श्रृंखलाओं के संक्रमण काल की एक कार्यकारी वस्तुकार ओरिएंटलिस्ट नीति के संरक्षण में क्या था, भारत ज्ञान परंपरा व विधि व्यवस्था के स्थानीय ताने बाने के साथ लेकर काफी आगे चल रहा था, और ये शुरुआती प्रयास से करते हुए जो है ना आगे बढ़ रहा था। इसलिए आगे बढ़ रहा था कि भाई हम अगर काम नहीं करेंगे आगे, अगर कंपनी में अपना जो है ना पैठ नहीं बनाया जाएगा, अपना ट्रेड कॉमर्स में अपनी जगह नहीं बनाया जाएगा, तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या लेके परदेश जाएंगे, वही वाली बात है। साथ ही नैतिक वैधता बनाम कंपनी हित के धृन का ये क्या था, प्रतीक था। अब कॉलोनोलॉजी देखिए, झटपट देखा जाए इसका, कानोलॉजी क्या देखा जाए। 1750 में ईआईसी के राइटर बंगाल पोस्टिंग्स देखा जाए। 1765 में इंग्लैंड वापसी, 1759 में 69 में भारत वापसी मद्रास, 1772 में गवर्नर बंगाल, प्लान ऑफ 1772, राजस्व, न्यायिक सुधार, ये सब हेस्टिंग्स साहब के बारे में मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। 1774 से 75 में रोहिल्ला युद्ध, 1775 में नुनकोमर का मामला, फ्रांसीसी प्रथम उस टाइम में कौन आया था, देखिए पीडीबीएफ, समझ रहे हैं आप लोग। तो पहले पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, उस फ्रांसीस आए। तो उस टाइम में क्या हुआ था, 1775 में नुनकोमर का मामला हुआ था, और फांसी जो है ना प्रथम किसको लिया था, मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था उस टाइम में, फांसी प्रथम उसी टाइम में आया था 1775 में। मराठा युद्ध कब हुआ था प्रारंभ, 1782 में। उस टाइम में 1782 में मराठा युद्ध प्रारंभ होते के साथ जो है ना सालबाई की संधि आई। सालबाई की संधि कब आई, क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग याद रखिएगा। कब आई, 1782 में आई, आप लोग ये भी याद रखिएगा। 1788 से 95 तक इम्पीचमेंट ट्रायल जो है ना बटी भी हुई थी। 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध, काला हेस्टिंग्स द्वारा सैन्य क्या है, लॉजिस्टिक नेतृत्व हुआ था। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिक्लेरेशन एक्ट था। चैत सिंह प्रकरण, अवध बेगमात विवाद, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ये कंट्रोलिंग बोर्ड, 1785 में इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापसी हुआ था उनका, और 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, उनका निधन हो गया था। याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, जो आया है दुनिया में उसको जाना ही जाना है, समझ रहे हैं। वारन हेस्टिंग 1732 से 1888 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे, और वो क्या थे, बंगाल थे, जिन्होंने 1773 से 1785 तक भारत में शासन किया था। वे भारत के ब्रिटिश, इसका पूरा आप लोग कंक्लूजन लिख दीजिएगा लो, समझ रहे हैं आप लोग। ये आके लास्ट में जो जाइएगा लो ना, आप लोग लिखिएगा, ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। इनका कार्यकाल भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसी समय ब्रिटिश कंपनी की एक व्यापारिक संस्था जो थी क्या थी, राजनीतिक शक्ति के रूप में काफी परिवर्तित हो रही थी। शिक्षा, वेस्टमिंस्टर स्कूल क्या था, सेटलमेंट स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कार्यान्वयन के लिए नियमानुसार गवर्नर जनरल की इनकी स्थापना की गई थी, समझ रहे हैं आप लोग।
और स्थापना करने के साथ साथ वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थागत और कानूनी ढांचे की नींव रखने वाला पहला था। उनके कार्य ने अपने आने वाले समय में कंपनी के शासन को काफी मजबूत किया। हालांकि उनके प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक कठोरता और व्यक्तिगत विवाद में शामिल रहे थे। वे इतिहास में एक ऐसे प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं जिसने भारत के प्रशासन को ब्रिटिश मॉडल को पहली बार व्यवस्थित रूप न दिया था, बल्कि ये सारे जो है ना